तो हम लोग अपने आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे लास्ट सेशन में हम लोगों ने MSA 1 का एक बर्ड्स आई व्यू देखा था। हमने MSA 1 में ये देखा कि आखिर MSA 1 का सिलेबस क्या है। हम लोगों ने ये देखा कि जो एग्ज़ाम पेपर है उसका पैटर्न क्या है, मीनिंग दैट एग्जामिनर क्या पूछता है। एंड वी लुक्ड एट पास्ट पेपर्स। हम लोगों ने 2 पास्ट पेपर्स देखे थे और हम लोगों ने उससे ये समझा था कि आखिर हमारे पेपर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स टेस्ट होते हैं। आज की क्लास का मकसद टॉपिक स्टार्ट करना है। जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट क्लास के एंड में रिमार्क्स किए थे दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज का टॉपिक वन ऑफ द कोर एरियाज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो कि टेस्ट होते हैं इन योर सिलेबस। अगर मैं वेटेज के एतबार से बात करूं तो ये एरिया अराउंड 10 to 30 मार्क्स, एक रेंज है 10 to 30 मार्क्स की ऑन एन एवरेज बेसिस, जिसकी बेसिस पे ये एरिया टेस्ट होता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या 4 तरह से ये एरिया टेस्ट होता है। एग्जामिनर आपसे ये कह सकता है दैट यू एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि आप एक्सप्लेन करें करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एग्जामिनर आपसे ये कह सकता है दैट यू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इश्यूज, evaluate the impact of issues on the financial statements। और एग्जामिनर आपसे कह सकता है that you explain any accounting issues to be addressed। हमें जहन में क्या बात रखनी है कि ये सारे क्वेश्चंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू के टॉपिक से पर्टेन करते हैं, कि टॉपिक से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर होगा इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज आवर आंसर विल बी दी सेम, मीनिंग दैट कि अभी थोड़ी देर में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ऑन ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, इट विल अप्लाई टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगी, बल्कि पूरे के पूरे इन सारे 4 क्वेश्चंस पे ये ड्राफ्टिंग टेक्निक अप्लाई हो रही होगी। अगर हमारे पास एग्जाम में एक सवाल आता है ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू, या इसमें से कोई भी एक सवाल एग्जामिनर पूछता है, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट मटीरियलिटी। हमें असेस करनी है मटीरियलिटी। असेस का मतलब क्या है? दैट वी हैव टू कैलकुलेट मटीरियलिटी एंड वी हैव टू टेल दैट वेदर दिस आइटम इज मटीरियल और नॉट, वेदर दिस आइटम इज मटीरियल और नॉट। और उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट, इसका आखिर क्या मतलब है? जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट को हमें इवैल्यूएट करना है, वी हैव टू टेल 2 थिंग्स टू द एग्जामिनर। हमें एग्जामिनर को यह बताना है दैट एज पर IFRS what should be done। और हमें ये आइडियल या प्रिस्क्राइब्ड जो ट्रीटमेंट है उसको हमें कंपेयर करना है, उसको हमें कंपेयर करना है विथ व्हाट हैज बीन डन इन द सिनेरियो, विथ व्हाट हैज बीन डन इन दी सिनेरियो। अब यहां पे एक बच्चा मुझसे ये सवाल कर सकता है कि सर क्या इसका मतलब ये है, ये जो आपने बात लिखी है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं रोट लर्न करूं, कि मैं रोट लर्न करूं स्टैंडर्ड्स? नहीं, इसका कतई मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, आपको उन जार्गन्स की नॉलेज होनी चाहिए एंड यू शुड नो दी स्टैंडर्ड्स। आपको स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, आपको स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। एंड इंपॉर्टेंटली फॉर एग्जांपल, अगर एक्विजिशन, जब हम लोग किसी सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लोग कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। कंसोलिडेशन प्रोसीजर में जो बेसिक प्रोसीजर है वो क्या है? सबसे पहला प्रोसीजर दैट यू कैलकुलेट गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है। तुम्हें इस पैटर्न की नॉलेज तो होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं,
तुम्हें इस पैटर्न की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इसका रैशनल भी पता होना चाहिए। तुम्हें इसका रैशनल भी पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंटिंजेंट कंसिडरेशन को इंक्लूड किया जाता है तो उसका क्या रीजन है, अगर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता तो उसका क्या रीजन है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नो कि अगर डेफर्ड कंसिडरेशन है तो डेफर्ड कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू क्यों डिटरमिन की जाती है, यू शुड नो दैट। इसी तरह से यू शुड नो कि अगर एज पार्ट ऑफ दिस एक्विजिशन किसी थर्ड एंटिटी के शेयर्स दिए जा रहे हैं तो उनकी वैल्यूएशन की क्या मेथडोलॉजी होगी। यू शुड नो ऑल दिस स्टफ, यू शुड नो, इन शॉर्ट यू शुड नो द रैशनल। तो हमें स्टैंडर्ड को रोट लर्न नहीं करना, हमें टेक्निकल जार्गन्स याद रखने हैं। टेक्निकल जार्गन्स के अलावा वी शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वी शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वी शुड नो द रैशनल बिहाइंड प्रिंसिपल्स व्हिच आर लेड डाउन इन डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज तक हमारी जो तैयारी थी वो किस पे बेस्ड थी, वो इन पैटर्न्स पे थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पेपर्स आते थे, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट CFAP 1, तो हमारा CFAP 1 क्या था, CFAP 1 was more of a calculation based paper. It was more of a calculation based paper in comparison MSA 1 एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी डिस्कर्सिव और कैलकुलेशन की स्किल्स टेस्ट हो रही हैं। Both of these skills are being tested at the same time. Accordingly आपको ये पैटर्न्स भी मालूम होने चाहिए, आपको ये रैशनल भी मालूम होने चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ टू राइट, यू शुड नो हाउ टू राइट। तो हम लोग जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज में हमारा जो अंडरलाइन फोकस होगा इन्हीं बातों पे होगा, इन्हीं पॉइंट्स पे होगा कि हम लोग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लें, स्टैंडर्ड्स के जो टेक्निकल जार्गन है उनको समझ लें, जो जो हमें जहन में रखने हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें, पैटर्न्स को रिवाइज कर लें, हम लोग अंडरलाइंग जो रैशनल है वो समझ लें, और हम एट कोर ये बात समझ लें कि आखिर एग्जाम में लिखना किस तरह से है। अगर हमने ये सारे काम कर लिए और हमने लिखना ना सीखा तो इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये सारे काम कर लें। लेकिन कमिंग बैक टू द कोर डिस्कशन, ड्राफ्टिंग टेक्निक के हवाले से हमें क्या करना है, हमें मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है और उसको एवेल्युएट करना है, और हमें व्हाट शुड बी डन वर्सेस व्हाट हैज बीन डन का एक कंपैरिजन करना है। अब अगर आपने ये लिख लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट कर ली, तो मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क आपको मटीरियलिटी कैलकुलेट और असेस करने का मिल रहा है। यू आर ओनली टेलिंग, आप सिर्फ एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि ये जो अकाउंट हेड है इज इट मटीरियल और नॉट, एंड यू आर गेटिंग 1 मार्क, सो इजी। इसके अलावा जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बता रहे हैं एग्जामिनर को, आपने एक करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बताया है, यू गेट 1 मार्क। सही है। फॉर एवरी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड द कमेंट विच यू मेक, आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सिनेरियो में मटीरियलिटी कैलकुलेट की है, मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट है मैंने वो बताया है, और मैंने कमेंट्री की है ऑन व्हाट हैज बीन डन इन दी सिनेरियो, मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे 3 मार्क्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव आइडेंटिफाइड 2 अकाउंटिंग इश्यूज एंड आई हैव गिवन 2 कमेंट्स ओवर हियर, तो मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उस केस में मुझे 5 मार्क्स मिल रहे हैं। मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड दैट यू नो कि आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 4 केसेस आते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज के मेरे पास 4 केसेस आते हैं, और एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है 20 मार्क्स का, हर पार्ट 5 मार्क्स का। अब 5 मार्क्स के लिए आई एग्जैक्टली नो दैट हाउ मच आई हैव टू राइट। मुझे मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है, मुझे 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, मुझे 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। इफ आई डू ऑल दिस आई विल बी एबल टू सिक्योर मार्क्स।
आई विल बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स अगर मैंने अपना आंसर ठीक लिखा है। वंस अगेन, मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, बट वी नीड टू प्लान अवर आंसर्स अप्रोप्रिएटली ताकि हमें ये पता हो कि आखिर कितना लिखना है। विथ रिगार्ड्स टू मटीरियलिटी बेंचमार्क्स हम लोगों ने ऑलरेडी CFAP 6 में पढ़े हुए हैं। टर्नओवर 0.5 to 1%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 5% to 10%, टोटल एसेट्स इज 1% to 2%। सो सेम बेंचमार्क्स जो हम लोगों ने CFAP 6 में पढ़े हैं, ये बेंचमार्क्स आपके पास यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज में भी हम यही बेंचमार्क्स इस्तेमाल करेंगे। हम लोग रिस्क के एरियाज में भी यही बेंचमार्क्स इस्तेमाल करेंगे और हम लोग रिपोर्टिंग के एरिया में भी यही बेंचमार्क्स इस्तेमाल करेंगे। सो ये बेंचमार्क्स अगर आपके जहन में नहीं है तो इनको अपने जहन में बिठा लें, बिकॉज दीज विल बी क्रूशियल फॉर एंटायर MSA 1 एग्जाम। अब आई एम गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में जल्दी से ये सब कुछ जो बोर्ड पे लिखा है, वॉट एवर यू फील रेलिवेंट, कॉपी इट डाउन, और उसके बाद हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दी फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच वी आर गोइंग टू रिवाइज। सो यू हैव 5 मिनट्स, जल्दी से इसको जरा कॉपी करना है। क्वेश्चन 2 में वी हैव रिटन दैट एक्सप्लेन करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। Marking allocation is very important, so we have to bear marking calculation in our mind, marking scheme in our mind at all times. With regards to marking scheme, 1 mark is for materiality, and financial reporting के लिए you will get 1 mark per comment, 1 mark per correct comment. For example, अगर आपने materiality calculate कर दी तो materiality आपको 1 mark मिल जाएगा। If you have evaluated the financial reporting treatment, उसमें आपने what should be done लिखा, you will get 1 mark. If you have then written down the correct commentary on what has been done on the scenario, तो उस पर आपको 1 additional mark मिल जाएगा। In that way you will be able to secure 3 marks. इसी तरह से अगर आप 2 treatments बताते हैं और 2 comments देते हैं, you will be able to secure 5 marks, क्योंकि materiality तो बहरहाल एक ही मरतबा calculate हो रही होगी, so you will not be getting any additional mark for calculating materiality once again. तो मार्किंग स्कीम हमें जहन में रखनी है एट ऑल टाइम्स। सो वी आर नाउ बैक, और हम लोग अपना पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने जा रहे हैं, विच वी विल रिवाइज वेरी क्विकली। द फर्स्ट स्टैंडर्ड विच वी आर गोइंग टू लुक एट इज अ वेरी इजी वन, एंड इट इज IAS 10। IAS 10 का नाम क्या है? IAS 10 का नाम है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अगर मैं इस स्टैंडर्ड के प्रेमाइस की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि सर फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंटिटी है और उस एंटिटी का जो फाइनेंशियल ईयर था इट वाज फ्रॉम 1st of Jan 20x0 टू 31st of December 20x0। इस एंटिटी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा समवेयर अराउंड जनवरी 20x1 और ख़त्म होते होते 1 महीने या 2 महीने का टाइम लग जाएगा। लेट्स सपोज दैट द ऑडिट वाज कंप्लीटेड बाय 15th of March 20x1। ऑडिट कंप्लीट हुआ, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद मज़ीद कुछ टाइम दरकार होगा और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द कंपनी वुड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगे लेट्स सपोज बाय 30th of March 20x1। वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड, उसके बाद क्या होंगे? उसके बाद ये पब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद ये पब्लिश होंगे और उसके बाद AGM होगी जिसमें इनको एडॉप्ट कर दिया जाएगा या अप्रूव कर दिया जाएगा बाय शेयर होल्डर्स। IAS 10 बात करता है अबाउट इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, मीनिंग दैट कि ये जो 31st of December 20x0 है, इसके बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं इनके बारे में हमें गाइडेंस कौन देता है? इनके बारे में हमें गाइडेंस देता है IAS 10।
IAS 10 हमें ये बताता है, IAS 10 हमें ये बताता है कि कौन से इवेंट्स का इम्पैक्ट इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिया जाएगा और किन इवेंट्स के इम्पैक्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। The events which are to be accounted for या फिर जिनके इवेल्युएट को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे इन फॉर्म ऑफ नंबर और डिस्क्लोजर्स विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नोन एज एडजस्टिंग इवेंट्स। और वो इवेंट्स जिनके इम्पैक्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे वो इवेंट्स कौन से हैं? वो हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सब लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आप इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दीज आर दी बेसिक्स जो कि MSA 1 पास करने में आपको बहुत हेल्प देंगे। एडजस्टिंग इवेंट्स की अगर मैं बाय डेफिनेशन बात करूं तो ये कौन से इवेंट्स हैं? ये वो इवेंट्स हैं जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग दी रिपोर्टिंग पीरियड, और टू द कॉन्ट्ररी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी ड्यूरिंग दी रिपोर्टिंग पीरियड। क्योंकि इनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, अकॉर्डिंगली इनके इम्पैक्ट को मैं इवैल्यूएट करता हूं। क्योंकि इनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैं इनके इम्पैक्ट को इवैल्यूएट या इनके इम्पैक्ट को कंसिडर, इनके इम्पैक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करता विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स इज कि ये स्टैंडर्ड का स्कोप आखिर इस डेट से इस डेट तक है या फिर इस स्टैंडर्ड का स्कोप लिमिटेड है। सर इस स्टैंडर्ड का स्कोप लिमिटेड है और स्टैंडर्ड ने ये कहा कि दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टिल द पॉइंट इन टाइम जब तक मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर लिया। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ऑडिट कंप्लीट हुआ था 15 मार्च को और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर दिया था ऑन दिस डेट। So this date would be the cutoff date till which IAS 10 will apply, not this date. Shareholders के अप्रूवल तक हमें एक्सटेंड नहीं करना, हमें सिर्फ डेट ऑफ अप्रूवल बाय मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कंसिडर करना है। सो इससे इस पीरियड के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इवेंट्स होंगे जिनका ताल्लुक इस रिपोर्टिंग पीरियड से होगा, दे विल बी आइदर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है वो एडजस्टिंग, जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती वो नॉन एडजस्टिंग बन जाएंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड IAS 10 also gives us examples of adjusting and non adjusting events कि कौन से इवेंट्स नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं और कौन से इवेंट्स नॉर्मली नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे विद इन अवर प्रेजेंटेशन एंड वी आर गोइंग टू लुक इन मोर डिटेल कि आखिर वो इवेंट्स जो स्टैंडर्ड ने एडजस्टिंग कहे हैं वो क्यों एडजस्टिंग है, एंड वो इवेंट्स जिनको नॉन एडजस्टिंग कहा गया है वो क्यों नॉन एडजस्टिंग है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी विल आल्सो बी लुकिंग एट सम स्पेशल केसेस व्हिच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, व्हिच हैव बीन on which guidance has been provided by the standard. For example, issues like going concern, कि गोइंग कंसर्न एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं, हम लोग ये देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर डिविडेंड्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स इज एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉट। ये सारी चीजें हम लोग किस में देखेंगे? ये हम लोग देखेंगे IAS 10 में। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू IAS 37 एंड वी विल सी कि IAS 37 किस बारे में बात करता है और IAS 37 क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जल्दी से हम लोग IAS 10 की प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और प्रेजेंटेशन को कवर कर लेते हैं। ओके जी, सो IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। सर अगर मैं IAS 10 की बात करूं तो IAS 10 में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे? वी विल बी डिस्कसिंग एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। हम लोग पीरियड ऑफ रिव्यू की बात कर रहे होंगे विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट गोइंग कंसर्न इवेंट्स, अगर वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग, एंड फाइनली वी विल बी लुकिंग एट इक्विटी डिविडेंड्स और उनकी क्या इम्प्लीकेशन होगी। एडजस्टिंग इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एडजस्टिंग इवेंट्स में ये स्टैंडर्ड हमें कहता है एडजस्टिंग इवेंट्स आर द इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट। तो इनकी जो कंडीशन थी, इनकी जो एविडेंस थी वो एग्जिस्ट करती थी एट रिपोर्टिंग डेट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी एडजस्टेड फॉर देम। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी एडजस्टेड बाय वे ऑफ नंबर्स,
by way of an adjusting entry, by way of a journal, and they can also be affected or adjusted by way of disclosure, meaning that कि हमें एक disclosure add करना पड़े. Examples क्या है? Example number 1 which the standard provides is settlement of a court case that confirms the entity had an obligation at the reporting date. सही है. अब कोर्ट केस सेटल कब हुआ है? कोर्ट केस सर सेटल हो रहा है आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, लेकिन ये कोर्ट केस इनिशिएट हो चुका था, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी ड्यूरिंग द पीरियड. अगर आपके पास एक अच्छा लॉयर होता तो वो अच्छा लॉयर आपको बता सकता था कि इसका जो डिसीजन है वो शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड आ जाएगा. क्योंकि ये केस स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी थी ड्यूरिंग द ईयर, अकॉर्डिंगली कंडीशन, अकॉर्डिंगली एविडेंस एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, एंड अकॉर्डिंगली दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट. इसी तरह से एविडेंस दैट एन एसेट वाज इम्पेयर्ड एट द रिपोर्टिंग डेट, फॉर एग्जांपल बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर. आपका कस्टमर एक ही रात में बैंकरप्ट नहीं हो जाता, कस्टमर का दिवालिया एक ही रात में नहीं निकल जाता. इट टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम. पहले कंपनी के हालात थोड़े खराब होंगे, द डायरेक्टर्स वुड स्टार्ट टू फील प्रेशर के पेमेंट्स टाइम पे नहीं हो पाएंगे. उसके बाद कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी लोन पेमेंट्स में डिफॉल्ट करती है, कंपनी का नाम मार्केट में खराब होना शुरू होता है. एक मर्तबा नाम मार्केट में खराब हो गया, उसके बाद आप उस स्टेज पे आते हैं कि क्रेडिटर्स आपके दरवाजे पे आ जाते हैं एंड द कंपनी इज अनएबल टू रीपे इट्स डेट्स, और फाइनली कंपनी क्या करती है, कंपनी कोर्ट में चली जाती है और कहती है कोर्ट प्लीज डिक्लेयर अस बैंकरप्ट. तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, बैंकरप्सी की जो प्रोसीडिंग्स हैं, दे टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. दिस डज नॉट हैपन ओवरनाइट. अकॉर्डिंगली इवन दो आपकी कंपनी को ये इस बात का इल्म नहीं है कि आपका कस्टमर बैंकरप्ट होने वाला है, लेकिन बहरहाल कस्टमर के हालात पहले से खराब होना शुरू हो गए थे, एविडेंस एग्जिस्ट करती थी. बहुत इंपॉर्टेंट जुमला बोलने जा रहा हूं. आपको मालूम होना कि एविडेंस एग्जिस्ट करती थी या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. एविडेंस का एग्जिस्ट करना इज द फंडामेंटल क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क फ्रॉम योरसेल्व्स. कंपनी को उस एविडेंस के बारे में इल्म हो ना हो, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन एविडेंस का एग्जिस्ट करना ट्रिगर करता है एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग को. सही है. तो हमें ये देखना है कि एविडेंस एग्जिस्ट करती थी या नहीं, ना कि कंपनी को इस बारे में इल्म था या नहीं, हमारी कंपनी को इस बारे में इल्म था या नहीं. दिस इज नॉट द असेसिंग क्राइटेरिया. सेलिंग प्राइसेस अचीव्ड फॉर इन्वेंट्री. इसी तरह से इन्वेंट्री आपकी ओवरनाइट ऑब्सोलीट नहीं हो जाती. इन्वेंट्री को ऑब्सोलीट होने में, फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डेट जैसे जैसे अप्रोच हो रही है वैसे वैसे हमें पता है कि यार इन्वेंट्री हैज स्टार्टेड टू लूज इट्स वैल्यू. नाउ इट माइट नॉट बी सोल्ड एट इट्स कॉस्ट, नाउ इट माइट बी सोल्ड एट एनआरवी. सही है. तो अकॉर्डिंगली हम इसको भी क्या ट्रीट करते हैं, हम लोग इसको भी ट्रीट करते हैं एज एडजस्टिंग इवेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट्स रिलेटिंग टू ईयर. Now once again this is an adjusting event. Why this is an adjusting event? क्योंकि प्रॉफिट और बोनस रिलेट किससे करता है, उस साल से करता है. The results have been approved later, though the results have been approved later, लेकिन जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस थी वो उसी साल की थी जिस साल का बोनस है. Since it relates to the year, ये क्या है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है. Finalization of prices of assets sold or purchased before the year end. ट्रांजैक्शन को पे कमिट आप पहले ही कर चुके थे, सिर्फ प्राइसेस बाद में सेटल हुई है. ट्रांजैक्शन रिलेट किससे करती थी, उस रेलेवेंट ईयर से करती थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन उस रेलेवेंट ईयर में एग्जीक्यूट हुई थी, उस रेलेवेंट ईयर से रिलेट करती थी. अकॉर्डिंगली दिस इज वंस अगेन व्हाट, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट. The discovery of frauds or error where material that shows the financial statements are misstated. Once again, frauds पहले से हो रहे थे, आपको इल्म नहीं था. जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कंपनी के इल्म में होना इज नॉट द मेजर. उस कंडीशन का, उस एविडेंस का, उस इवेंट का की मौजूदगी इज द एसेंस. फ्रॉड एग्जिस्ट करता था, आपके इल्म में नहीं था, क्योंकि फ्रॉड एग्जिस्ट करता था. दिस इज व्हाट, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट. इसी तरह से सेम विद एरर्स, एरर एग्जिस्ट करता था, आपको मालूम नहीं था, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट.
Transactions such as bonus issues, share splits or share condition where the number of shares altered without an increase in resources, the additional shares are thus treated as have been issued for the whole period। यहाँ पे बात हो रही है बोनस इशू की। अगर आपको याद हो तो आपको CFAP 1 में ये बात बताई गई होगी कि जब बोनस इशू हो रहा होता है तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं दैट द बोनस शेयर्स हैव बीन इन इशू सिंस इंसेप्शन और हैव बीन इन इशू थ्रू आउट द ईयर। ये वही बात की जा रही है यहाँ पे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से हैं? ये वो इवेंट्स हैं जिनकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, अकॉर्डिंगली इनके अगेंस्ट हम लोग जर्नल एंट्री नहीं बनाते, हम लोग इनके अगेंस्ट कोई भी नंबर रिकॉग्नाइज नहीं करते विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट वी डू इज कि हम लोग इनका एक डिस्क्लोजर दे देते हैं इफ द इवेंट इज मटेरियल इन नेचर। वो इवेंट्स जिनका हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं दे इंक्लूड अ मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, announcement of a plan to discontinue the operation, major purchases and disposal of assets, all these events are now material events, accordingly इनका disclosure दिया जाता है। expropriation of assets by the government, आपके कुछ assets government ने seize कर दिए for example after the year, destruction of assets for example by fire or flood, announcing or commencing the implementation of a major restructuring after the year end, कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी ने अनाउंस किया दैट इट इज एंटरिंग इनटू अ रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट। अब ये क्या है, ये एक मेजर इवेंट हो गया, आपको क्या करना है, इसका डिस्क्लोजर देना है, कंपनी को इसका डिस्क्लोजर देना है। इफ कंपनी इज नॉट गिविंग अ डिस्क्लोजर इट इज अ मिस स्टेटमेंट। मेजर ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस फॉर एग्जांपल फर्दर इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर द ईयर, डिस्क्लोजर दिया जाएगा। Decline in market value of investment including investment properties after the reporting date. For example, on 31st of December आप सुकून से सोए थे, कोई इस तरह की इंडिकेशन नहीं थी कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। The very next day 1st of January को मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, हम लोगों ने ये बात की दैट नॉर्मली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर्स बिफोर बीइंग इशूड टू द शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल। The authorization date is the date these are authorized for issue to shareholders or not the date they are approved by shareholders। तो मीनिंग दैट हमें ये देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल्स को कब ऑथराइज किया है, ना कि ये कि शेयर होल्डर्स ने कब अप्रूव किया है। The date on which the financial statements were authorized for issue should be disclosed। सही है, हमें वो डेट डिस्क्लोज करनी है। इसी वजह से आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर जाके देखें तो उसमें आखिरी जो नोट आ रहा होता है उसमें डेट ऑफ ऑथराइजेशन आ रही होती है। The date on which the financial statements were authorized for issue should be disclosed since events after that date will not be reflected in the financial statement। So we have to be absolutely clear on this point as well। Going concern basis, अब going concern financial statement, as we all know that financial statements are prepared on going concern basis। एक entity, गौर से सुनेंगे इस बात को, एक entity अगर after the reporting date, for example अगर मैं बात करूं इस particular entity की, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एंटिटी की, लेट सपोज कि यहां तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे हम लोगों ने बनाए उनमें गोइंग कंसर्न की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां पे ये जो एंटिटी थी, यहां पे ये जो एंटिटी थी इसने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया, इसने अपने ऑपरेशंस को सीज कर दिया, ऑपरेशन सीज कर दिया इन्होंने। अब क्या हुआ, इस एंटिटी के क्योंकि हालात खराब हो गए थे, क्योंकि इस एंटिटी के हालात खराब हो गए थे, इस वजह से इसने क्या किया, इसने अपने ऑपरेशंस को सीज कर दिया होगा। क्या ये हालात ओवरनाइट खराब होते हैं? क्या किसी भी एंटिटी के हालात ओवरनाइट खराब होते? नहीं सर, किसी भी एंटिटी के हालात ओवरनाइट खराब नहीं होते। एटलीस्ट 6 months to 1 year का टाइम लगता है जिसमें किसी भी एंटिटी के हालात खराब होते हैं। अकॉर्डिंगली ऑल्दो मुझे ये बात मालूम नहीं हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन मेरे हालात ग्रेजुअली खराब होना शुरू हो गए थे। क्योंकि मेरे हालात ग्रेजुअली खराब हो गए थे, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न
गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न इज एन एडजस्टिंग इवेंट। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। When an entity goes into liquidation after the reporting date, it is no longer considered to be going concern and financial statements are not prepared on that basis. अब financial statement किस पे बनाए जाएंगे? Financial statements would be prepared on alternate basis of accounting. Alternate basis of accounting में you can use for example fair value, for example forced sale value and other measures which are available, which are provided by accounting standards. Where going concern basis is clearly not appropriate, a basis other than going concern should be adopted. For example, breakup basis पे आप financial statements को बनाएंगे. The breakup basis measures the assets at their recoverable amount in a non-trading environment. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ब्रेकअप वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर गोइंग कंसर्न का सवाल दे देगा। उस गोइंग कंसर्न के सवाल में आपको ये बात बतानी होगी दैट नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन एन ऑल्टरनेट बेसिस और ब्रेकअप बेसिस, और ब्रेकअप बेसिस को आपको डिफाइन करना होगा टू टेल द एग्जामिनर दैट यू एक्चुअली नो कि ब्रेकअप बेसिस है क्या। Now breakup basis measures the asset at their recoverable amount in a non-trading environment, and a provision is recognized for future cost that will be incurred to break up the business. तो हम लोग पूरे के पूरे बिजनेस को ब्रेकअप बेसिस पे लेके आते हैं। उस बेसिस पे लेके आते हैं कि अगर मैं आज अपने बिजनेस के छोटे छोटे पीसेस करके सेल ऑफ करूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ब्रेकअप बेसिस पे वैल्यू कुछ और आ रही होगी, फेयर वैल्यू कुछ और होगी। व्हाट वुड बी द डिफरेंस? द डिफरेंस वुड बी इन टर्म्स ऑफ सिनर्जीज, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप पूरे के पूरे यूनिट को एक साथ बेचते हैं उसकी वैल्यू कुछ और होती है, क्योंकि उसका मकसद, जो पार्टी आपसे खरीद रही है उसका मकसद कुछ और होता है, उसका यूजेज कुछ और होता है। जब आप हर एसेट को इंडिविजुअली सेल ऑफ करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कुछ और होगी। ब्रेकअप वैल्यू इज नॉर्मली lower than fair value. Where the financial statements are not prepared on going concern basis, this should be fully disclosed along with actual basis of preparation used। तो disclosure के हवाले से ये बात थी। Equity dividends की अगर हम लोग बात करें तो we all know कि जो equity dividends हैं वो अप्रूव कहाँ पे होते हैं? वो अप्रूव होते हैं AGM में। Directors of the company only recommend, for example यहाँ पे हमारे पास जो entity थी, इस एंटिटी के डायरेक्टर्स ने 30 मार्च को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू किए होंगे तो डायरेक्टर्स ने लेट सपोज कहा होगा दैट द डायरेक्टर्स रिकमेंड डिविडेंड ऑफ 5%। अब इनकी ये जो रिकमेंडेशन है ये सबको बात मालूम होगी कि ये एजीएम में जाएगी और एजीएम में शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? इसको अप्रूव करेंगे। 99.99% टाइम्स क्या होता है कि शेयर होल्डर्स कह देते हैं हाँ 5% किया है ना, 5% कर दो, 5% ये अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन ये जो 5% है, इसके टर्म्स में एंटिटी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट हुआ? लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट हुआ? सर ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है ऑन द डेट ऑफ एजीएम, ऑन द डेट ऑफ एजीएम। क्योंकि इस पूरे साल में इससे रिलेटेड कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। अकॉर्डिंगली दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये क्या है? ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन सिंस दिस इज मटीरियल इन नेचर, इसका क्या दिया जाता है? इसका डिस्क्लोजर दिया जाता है। इसका डिस्क्लोजर दिया जाता है। बच्चा यहां पे सवाल कर सकता है कि सर मैं एक कंपनी के ऑडिट पे था, मुझे वहां पे डिविडेंड पेबल का हेड नजर आया, मुझे वहां पे डिविडेंड पेबल का हेड नजर आया और उसमें अमाउंट भी रिकॉग्नाइज हुई थी। आप यहां पे हमें ये बता रहे हैं दैट दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट और इसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर ये जो डिविडेंड था, ये कौन सा डिविडेंड था? ये था इंटरिम डिविडेंड। ये था इंटरिम डिविडेंड।
फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी ने जब अपने हाफ ईयर फाइनेंशियल्स को क्लोज किया ऑन 30th of June, तो कंपनी ने कहा कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और एंड वी वांट टू शेयर द रिजल्ट्स विद आवर शेयर होल्डर्स, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि यार हम लोग डिविडेंड देंगे एट द रेट ऑफ 5%। ये अमाउंट जो थी ये शॉर्टली आफ्टर 30th June अप्रूव भी हो गई होगी, और अप्रूव होने के बाद शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट भी कर दी गई होगी। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे फॉर एग्जांपल जिन्होंने सीडीसी के साथ अपना IBAN नंबर शेयर नहीं किया होगा। कुछ पुराने शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना IBAN नंबर शेयर नहीं किया होगा। जिन्होंने IBAN नंबर शेयर नहीं किया होगा, अकॉर्डिंगली उनके अकाउंट में ये पैसे गए भी नहीं होंगे, उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे नहीं गए होंगे। क्योंकि इनके अकाउंट में पैसे नहीं गए, इनके अगेंस्ट कंपनी क्या शो करेगी? इनके अगेंस्ट कंपनी शो करेगी डिविडेंड पेबल till a certain point in time, and after that point this amount would be transferred to government treasury, तो इन शॉर्ट ये जो डिविडेंड पेबल आपने देखा होगा ये कौन सा था? ये इंटरिम डिविडेंड था। इट इज रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही बात यहां पे भी लिखी हुई है। Equity dividends, these should be recognized as a liability when they have been declared before the reporting date, as this is the date on which the entity has an obligation. Where the equity dividends are declared after the reporting date, this fact should be disclosed, but no liability is recognized at the reporting date. यही बात हम लोगों ने डिस्कस भी की। In terms of IAS 10, इन टर्म्स ऑफ IAS 10 किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके जी, सो इफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ IAS 10, लेट्स नाउ डिस्कस IAS 37। IAS 37 का नाम क्या है? प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज and contingent assets। अगर मैं इस स्टैंडर्ड की बात करूं तो इस स्टैंडर्ड ने अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार डेफिनेशंस बताई, जिनके बारे में मैंने देखा है कि काफ़ी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स भी क्लियर नहीं होते। इस स्टैंडर्ड ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई लायबिलिटीज़ की टाइप्स, और लायबिलिटीज़ की टाइप्स में इस स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि लायबिलिटीज़ की 3 टाइप्स हैं। मोर स्पेसिफिकली करंट लायबिलिटीज़ की 3 टाइप्स हैं। देयर इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी जो कि आप सब ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखी होंगी, जिनको हम लोग कहते हैं ट्रेड पेबल्स। देन वी हैव अ टाइप ऑफ लायबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं अक्रूवल्स, एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ लायबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं प्रोविजंस। All of you should ask yourself a question कि what is the difference between the 3 of these? What is the difference between the 3 of these? ट्रेड पेबल्स क्या हैं, अक्रूवल्स क्या हैं और प्रोविजंस क्या हैं? हम लोग इनकी असेसमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी। हम लोग इनकी असेसमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में हम लोग क्या देख रहे होंगे? टाइमिंग और अमाउंट। 3 कैटेगरीज हम लोग बना रहे हैं। द फर्स्ट इज ट्रेड पेबल्स, second is accruals, and third is provision।
ट्रेड पेबल्स आपने कहां देखे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या किससे रेलेवेंट ट्रेड पेबल्स देखे होंगे? फॉर एग्जांपल वेंडर इनवॉइसेस के से रिलेटेड आपने ट्रेड पेबल्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स की परचेज से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड। अक्रूवल्स आपने नॉर्मली कहां पे देखे होंगे? आपने यूटिलिटीज से रिलेटेड देखे होंगे। कभी कभार इनवॉइसेस से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपने देखे होंगे यूटिलिटीज के केस में। और प्रोविजंस आप लोगों ने कहां पे देखे होंगे? आपने देखे होंगे डिस्प्यूट्स के केसेस में, डिस्प्यूट्स के केसेस में। और फिर आपने कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक देखे होंगे, फॉर एग्जांपल डेफर्ड लायबिलिटीज के आपने प्रोविजंस देखे होंगे एटसेट्रा। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी केसेस की बात करूं तो मेजॉरिटी केसेस में हम लोगों ने ये यहीं पे देखे होंगे। अगर अब ट्रेड पेबल्स की बात की जाए तो ट्रेड पेबल्स में व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन ट्रेड पेबल्स? सर ट्रेड पेबल्स बाय नेचर अगर हम लोग बात करें तो ये बड़े सर्टेन होते हैं। देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड अमाउंट। यहां पे एब्सोल्यूट श्योरिटी होती है, यहां पे एब्सोल्यूट श्योरिटी होती है कि कितनी अमाउंट पे करनी है, कितनी अमाउंट पे करनी है और कब ये अमाउंट हमें पे करनी है। When I compare it to accruals, for example, utilities के केस में there is an element of uncertainty involved. या तो टाइमिंग अनसर्टेन होगी या फिर अमाउंट अनसर्टेन होगी, दोनों में से कोई एक अनसर्टेन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी बिल के अगेंस्ट अक्रूवल्स बुक करती हैं। सर अक्रूवल क्यों बुक किया जाता है, क्यों ट्रेड पेबल नहीं रिकॉर्ड किया जाता? क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा होता है वो आ रहा होता है आफ्टर द मंथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दिसंबर के मंथ की अगर मैं बात करूं दिसंबर 20x0, तो इसका बिल आपके पास आ रहा होगा लेट्स सपोज 7th of January 20x1। सही है। जब मैंने ये क्लोजिंग की, जब मैंने दिसंबर की क्लोजिंग थी, वी हैड नॉट रिसीव्ड द बिल, अकॉर्डिंगली अमाउंट सर्टेन नहीं थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग कुछ सर्टेनिटी थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इन केस ऑफ यूटिलिटीज, अगर 7th Jan को बिल आ रहा है, वी ऑल नो कि 21st को ड्यू डेट होगी, 21st को ड्यू डेट होगी। द सेम वुड गो फॉर जनवरी 20x1 की कंजम्पशन का जो बिल आया होगा वो 7th of Feb को आया होगा, और उसकी पेमेंट कब ड्यू होगी? इट वुड बी ड्यू बाय 21st of Feb 20x1। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अनसर्टेनिटी है, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग अनसर्टेनिटी है, लेकिन कम अनसर्टेनिटी है। और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इवन जो अच्छी कंपनीज होती हैं उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने सब मीटर्स लगाए हुए होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो अपनी मंथली कंजम्पशन को ट्रैक कर रहे होते हैं। मंथली कंजम्पशन को मल्टीप्लाई किया, मंथली कंजम्पशन को आपने मल्टीप्लाई किया रेट के साथ, यू विल हैव एन एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उस एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या किया जाता है, अक्रूवल बुक कर लिया जाता है। अक्रूवल क्यों? क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, आपने एक एस्टीमेट जरूर डेवलप कर लिया है, बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपके पास जो एक्चुअल बिल आएगा वो उसी अमाउंट का आएगा। तो यहां पे एब्सोल्यूट श्योरिटी नहीं होती, यहां पे मैं कहता हूं कि लिमिटेड अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोविजन में दोनों एलिमेंट्स अनसर्टेन होते हैं। यहां पे आपको यह भी नहीं पता होता कि कितनी के, फॉर एग्जांपल कोर्ट का जो डिसीजन है वो कब आएगा,
और उस डिसीजन में फॉर एग्जांपल पेनल्टी कितनी लगेगी। इफ यू नो कि कोर्ट का आउटकम आपके अगेंस्ट आएगा, आपको पेनल्टी की अमाउंट नहीं पता होगी, एंड इफ यू फील कि कोर्ट का केस आपकी हक में आएगा, यू वुड नॉट नो द बेनिफिट्स जो कि कोर्ट आपको ग्रांट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल कभी कभार कोर्ट ये कहता है कि जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, वो भी जो काउंटर पार्टी है वो बेयर करेगी। कभी कभार कोर्ट कहता है कि सिर्फ जो आपने अमाउंट क्लेम की है आपको वो मिलेगी। तो द डिसीजन कैन वेरी, क्योंकि यहां पे टाइमिंग भी क्लियर नहीं है, यहां पे अमाउंट भी क्लियर नहीं है, यहां पे हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी यहां पे, उसके बाद अनसर्टेनिटी यहां पे, उसके बाद यहां पे। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि चेक करो कि इनवॉइस इशू हो गई है या नहीं। अगर इनवॉइस इशू हो गई, टाइमिंग भी क्लियर, अमाउंट भी क्लियर, एब्सोल्युटली नो श्योरिटी। अगर सर्विसेज रेंडर हो गई हैं लेकिन इनवॉइस इशू नहीं हुई, जाओ जाके पीओ में देखो कि पीओ में अग्रीड रेट्स क्या हैं, उसकी बेसिस पे एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करो और अक्रूवल रिकॉग्नाइज करवाओ। और अगर इन दोनों हेड्स में फॉल नहीं कर रहा, इफ देयर इज अ हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, जाओ जाके प्रोविजन रिकॉग्नाइज कराओ। सही है, जाओ जाके प्रोविजन रिकॉग्नाइज कराओ। ये सारी बातें, ये सारी डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए व्हेन यू मूव फॉरवर्ड विद IAS 37। IAS 37 में हम लोग क्या क्या बात कर रहे होंगे, हम लोगों ने ये की डेफिनेशंस तो डिस्कस कर ली। इसके बाद वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। हम लोग ये देखेंगे कि प्रोविजन का क्या ट्रीटमेंट है, कंटिंजेंट एसेट का क्या ट्रीटमेंट है और कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट है। ये देखने के बाद वी लुक एट सम स्पेसिफिक केसेस जिसके बारे में IAS 37 ने बात की। फॉर एग्जांपल वी विल बी लुकिंग एट रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, we'll be looking at restructuring costs, we'll be looking at onerous contracts, we'll be looking at future operating losses, and we are going to understand कि आखिर इनके केस में स्टैंडर्ड ने हमें क्या स्पेसिफिक गाइडेंस दी है। तो आए जल्दी से स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और जल्दी से इस एरिया को कवर करते हैं। इफ़ वी हैव रीजनेबल टाइम तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लें, ताकि यू गेट टू नो इन टुडेज क्लास कि आखिर एग्जामिनर किस तरह से इस एरिया को टेस्ट करता है। सो IAS 37 क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख रहे होंगे IAS 37 में। IAS 37 में विल बी लुकिंग एट डेफिनेशंस एंड रिकग्निशन क्राइटेरियाज, we'll be looking at onerous contracts, restructuring cost, contingent liability, contingent asset, reimbursements and then presentation and disclosure। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तो ऑलरेडी देख लिया। अगर हम लोग बात करें अबाउट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, दे आर हायर देन दी benefits which are expected to be reaped from a particular contract. The excess unavoidable cost should be provided for at a time contract becomes onerous। क्या मतलब है इसका, आइए देखते हैं। For example, we have a contract, for example we are a construction company, गौर से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। हमें गवर्नमेंट ने एक टेंडर अवार्ड किया, हमें एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें जो अवार्ड हुआ था, एज पर दैट अवार्ड टोटल रेवेन्यू वाज 100 बिलियन। हमने ये एंटिसिपेट किया था कि इसकी जो कॉस्ट होगी इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 80 बिलियन, और जो हमारा प्रॉफिट होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट वुड बी 20 बिलियन।
ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, गवर्नमेंट की एक लेवी आ गई, गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। और रेगुलेटरी ड्यूटी कितनी लगाई गवर्नमेंट ने, लेट सपोज 50% लेवी लगा दी ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये लेवी लगा दी गई। जब गवर्नमेंट ने ये लेवी लगाई, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लेवी मेरी ये जो कॉस्ट जो मुझे 80 बिलियन की लग रही थी, मेरी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है, मेरी रिवाइज्ड कॉस्ट वो बन गई 110 बिलियन। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मुझे पहले लग रहा था कि मैं इसमें 20 मिलियन बना लूंगा, अब ये एक लॉस मेकिंग लॉस हो रहा है 10 बिलियन का। मैंने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा एंड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन क्लॉज मौजूद है और मैं 5 बिलियन देके 5 बिलियन की पेनल्टी देके अपनी जान छुड़वा सकता हूं। मैं लॉस इनकर करना पसंद करूंगा या मैं 5 बिलियन देके जान छुड़वाना पसंद करूंगा? ऑब्वियसली एनी रैशनल पर्सन वुड थिंक कि यार ये 5 बिलियन पे करके अपनी जान छुड़वा देता हूं और कुछ नहीं, मैं अपने लॉस को मिनिमाइज तो कर लूंगा ना। मैं 5 बिलियन पे करूंगा। स्टैंडर्ड ने आपको यही बात कही। स्टैंडर्ड ने कहा कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो जाए, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है, आपको एक प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है। अब ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, दिस वुड बी लोअर ऑफ लॉस एंड पेनल्टीज। हमारे केस में लोअर ऑफ क्या है? पेनल्टी। अकॉर्डिंगली हम लोग जो प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे, इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। Restructuring cost now. A constructive obligation requiring a provision only arises in respect of restructuring cost where the following criteria are met. Something which is very important, जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। जब हम बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग की, जब हम लोग बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग की, तो रीस्ट्रक्चरिंग का क्राइटेरिया हमें जहन में रखना है। रीस्ट्रक्चरिंग का क्राइटेरिया हमें जहन में रखना है। सर रीस्ट्रक्चरिंग के क्राइटेरिया में कितनी बातें हैं? रीस्ट्रक्चरिंग के क्राइटेरिया में 2 बातें हैं जो हमें जहन में रखनी है। सर अगर मैं रीस्ट्रक्चरिंग का क्राइटेरिया देखूं तो स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि यू शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन, you should recognize a provision in terms of restructuring cost जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। जब एक डिटेल प्लान बोर्ड ने अप्रूव कर दिया हो, जब एक डिटेल प्लान बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, और सेकेंडली जब ये डिटेल्ड प्लान कम्युनिकेट कर दिया गया टू दी इफेक्टेड पार्टीज। इफ बोथ ऑफ दीज क्राइटेरिया आर मेट, मैं क्या करूंगा? मैं प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर दूंगा। इफ बोथ मेट, what will we do? We'll recognize a provision in terms of restructuring cost. ये जो प्रोविजन है इसकी अमाउंट क्या होगी? ये जो प्रोविजन है इसकी अमाउंट क्या होगी? सर इसकी अमाउंट जो है इट विल इंक्लूड ऑल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रीस्ट्रक्चरिंग,
कॉस्ट ऑफ डूइंग फ्यूचर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज को रिलोकेट करना, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज को ट्रेन करना, दे आर नॉट रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग। अकॉर्डिंगली उनको हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं प्रेजेंटेशन में भी रीड करूं, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन रिक्वायरिंग अ प्रोविजन ओनली अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट where the following criteria are met. A detailed formal plan has been made identifying the areas of the business and number of employees affected with an estimate of likely cost and time scale. An announcement has been made to those who will be affected by restructuring. अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, सिर्फ तभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ तब ही मैं प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो प्रोविजन किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज होगा? इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अमाउंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रीस्ट्रक्चरिंग। प्रोविजन के बारे में हमने ये बात समझ ली कि सर प्रोविजंस, विथ रिगार्ड्स टू प्रोविजंस हम अमाउंट को रिकॉग्नाइज करते हैं विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जिनको स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, सही है। मैं यहां पे प्रोविजन के ऊपर भी थोड़ी मजीद डिस्कशन कर लेता हूं। पहले डिस्कशन करते हैं प्रोविजन के ऊपर, उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटीज की तरफ चलते हैं। सर अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो प्रोविजन की क्या डेफिनेशन है? प्रोविजन की क्या डेफिनेशन है? प्रोविजन की डेफिनेशन वही है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी, दैट इट इज एन अमाउंट पेएबल टू एनी थर्ड पार्टी विच इज अनसर्टेन इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड अमाउंट। प्रोविजन को अगर मैं बात करूं, प्रोविजन का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? सर अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड in the financial statements when there is a present obligation, in respect of a past event, and the amount can be measured. यहां पे outflow is probable, and amount can be measured reliably. अगर ये सारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं प्रोविजन के अगेंस्ट एक अमाउंट रिकॉग्नाइज कर लूंगा। नाउ वी ऑल नो द बेसिक स्टफ कि जब मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात करता हूं तो ऑब्लिगेशन की दो टाइप्स हैं। कौन सी? लीगल और कंस्ट्रक्टिव। हम सब लोगों को ये बात मालूम होगी दैट व्हाट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लॉ, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ आवर पास्ट प्रैक्टिसेस। देन देयर हैज टू बी अ पास्ट इवेंट जिसकी वजह से हम ये प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिससे ये प्रोविजन रिलेट करता हो। आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल एंड द अमाउंट शुड बी मेजरेबल रिलायबली। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से कोई एक क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल एनी वन क्राइटेरिया नॉट मेट, या मैं ये कहूं आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल, या मैं ये कहूं amount cannot be measured reliably। इनमें से कोई भी एक केस हो तो ये क्या बन गया, ये हमारे लिए एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बन गई। और कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कंटिंजेंट एसेट की, तो कंटिंजेंट एसेट इज एन एब्सोल्यूट रिवर्स ऑफ लायबिलिटीज, is an absolute reverse of contingent liability with only one difference। contingent asset में क्या हो रहा होता है,
देयर इज एन इनफ्लो, देयर इज एन इनफ्लो, लेकिन इसके जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोबेबल होते हैं। इसके जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोबेबल होते हैं। ऑल्दो यहाँ पे प्रोबेबल है, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा होता हूं, मैं इसका भी डिस्क्लोजर दे रहा होता हूं, मैं इसका भी डिस्क्लोजर दे रहा होता हूं। एक और चीज स्टैंडर्ड ने डिफाइन की, इट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंबर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग रीइंबर्समेंट in terms of insurance claims, in terms of insurance claims, reimbursement is only recognized, reimbursement क्या है, reimbursement एक asset है, it is only recognized if inflow is virtually certain, if inflow is virtually certain, if inflow is not virtually certain, if it is only probable, फिर क्या होगा, फिर हम लोग इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे। अगर वर्चुअली सर्टेन है, मीनिंग दैट इफ देयर आर ग्रेटर देन 90% चांसेस, फिर ये क्या हो गया, ये वर्चुअली सर्टेन हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं रीइंबर्समेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ एसेट, एसेट का जो क्राइटेरिया है, एसेट का जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन कंपैरिजन टू लायबिलिटीज। ये बात भी हमें याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हमें ये जहन में रखनी है, पेपर आराम से फिर पास हो जाएगा। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइजेस वेयर अ पास्ट इवेंट मे लीड टू एन एंटिटी हैविंग अ लायबिलिटी इन फ्यूचर, बट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दैट इवेंट विल ओनली बी कंफर्म्ड बाय द आउटकम ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, नॉट होली विद इन एंटिटीज कंट्रोल। इन शॉर्ट, कोई एक क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस द पॉसिबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज थॉट टू बी रिमोट। अगर आउटफ्लो बिल्कुल रिमोट है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको डिस्क्लोजर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। कंटिंजेंट एसेट को अगर रीड करें, कंटिंजेंट एसेट इज अ पोटेंशियल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ पोटेंशियल एसेट, क्यों, क्योंकि वर्चुअली सर्टेन नहीं है। अ कंटिंजेंट एसेट इज अ पोटेंशियल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स but whose existence can only be confirmed by the outcome of future events, not wholly within an entity's control. A contingent asset is disclosed in the financial statements only when expected inflow of economic benefits is probable. अगर inflow possible होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, disclosure भी नहीं आएगा और amount भी recognize नहीं की जाएगी in such cases. रीइंबर्समेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, एन एंटिटी में बी एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी फॉर ऑल or part of the expenditure required to settle a provision. In these circumstances, an entity generally retains the contractual obligation to settle the expenditure. A provision and reimbursement are therefore recognized separately. तो यहाँ से हमने क्या बात समझी कि अगर कोई अमाउंट पेबल है और रिसीवेबल है, हम लोग उसको नेट ऑफ नहीं करेंगे in the statement of financial position. A reimbursement should be recognized only when it is virtually certain. यही बात जो हम लोगों ने बात की, only when it is virtually certain that the amount will be received. In terms of presentation and disclosure, क्या क्या हमें आइटम्स देने हैं, हमें in terms of provisions एक reconciliation शो करनी है in the financial statements. Now you should ask yourselves a question कि आखिर कितनी मर्तबा हमने ये मूवमेंट दी है within the financial statements. I have seen financial statements of listed companies जिसमें ये चीज़ मेक श्योर नहीं की जाती, जिसमें स्टैंडर्ड की इस रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाइंस इंश्योर नहीं की जाती. Detailed narrative explanations should also be provided in relation to provisions, contingent liabilities and contingent asset. मतलब एक comprehensive disclosure देना चाहिए जिसमें हर चीज़ explain होनी चाहिए. A narrative should include an estimate. अब ये जो आप narrative disclosure दे रहे हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए? It should include an estimate of the financial amount in relation to contingent liabilities and assets as well as indication of certainties, meaning that कि आपको nature बतानी है and timing बतानी है. So you have to tell all these things within the disclosure. एक चीज हमारी रह गई और वो एक चीज थी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस से रिगार्डिंग
क्या स्टैंडर्ड कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उनके अगेंस्ट प्रोविजन कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट? द रैशनल इज कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस आर अवॉइडेबल इन नेचर। अगर कोई भी प्रोविजन अवॉइडेबल इन नेचर होता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट अमाउंट रिकॉग्नाइज नहीं करते विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज इट इज नॉट, an obligation has not been created as of now. Since there is no obligation, since it is avoidable in nature, accordingly future operating losses के against provision recognize नहीं किया जाता within the financial statements. So this was all the discussion which we had to do in terms of IAS 37. अगर IAS 37 से related आपका कोई question हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. You can either ask them now, अगर आपको बाद में जहन में आती है कोई बात तो you can discuss it with me on the WhatsApp group. प्रोविजन से रिलेटेड मैं एक बात सिर्फ रिपीट कर दूं, दैट प्रोविजन इज अनसर्टेन इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइमिंग एंड अमाउंट. लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट, बहरहाल हम लोग जो अमाउंट मेजर कर रहे होते हैं वो एक एब्सोल्यूट मेजर नहीं होता, दैट इज नॉट 100% करेक्ट. हम लोग उसमें सिर्फ एक बेस्ट एस्टिमेट ही डिटरमिन कर रहे होते हैं. सिंस दैट बेस्ट एस्टिमेट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि दैट प्रोविजन इज हाईली अनसर्टेन. I have a question from Sayyid Mohammad Abdul Rahman जो कह रहे हैं कि सर अगर इसमें uncertainty involved है, how could we measure reliably the amount of provision? Now you need to understand, Abdul Rahman, that reliably or absolutely में there is a difference. There is a difference between both words. Reliably refers to best estimate. चलें जी, तो so with this we have alhamdulillah concluded 2 standards और अब हम लोग मूव कर रहे हैं to past papers. We look at the first question now. So the first question which we will be looking at is from winter 2017 attempt. मैं इस क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग इसका आंसर पहले खुद लिखेंगे एंड देन वील डिस्कस योर आंसर्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं. वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन टुडेज क्लास प्रोबेबली, लेकिन हम लोग बहरहाल डिटेल में इस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे एक बार, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आए आप लोगों ने अपने आंसर्स भी लिखे हुए हो और हमें सिर्फ उन आंसर्स पे डीब्रीफ करना हो. सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट ए रोमन 1. रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं. इन एडवांस ऑफ माई मीटिंग विद क्लाइंट नेक्स्ट वीक, I would like you to review all of the above information and prepare a briefing note on any financial reporting and auditing issues. For each issue identified, you should explain the financial reporting issues and where relevant prepare calculations for any additional adjustments that you identify from your review. Roman 2, evaluate the testing performed by Shahid Chaudhary and explain any outstanding audit issues. Third requirement, list additional key audit procedures that should be performed before the audit report is signed. Now, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, रोमन 1 को डिस्कस कर रहे हैं. इन अवर नेक्स्ट क्लास हम लोग ये देखेंगे, जब हम लोगों ने इस आंसर को डीब्रीफ कर लिया होगा, हम लोग ये देखेंगे दैट हाउ रिक्वायरमेंट 1, 2 एंड 3 आर इंटर रिलेटेड विथ वन एंड अदर. चलें जी, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. You are an audit senior and work for Hussain & Co, a firm of chartered accountants. You received the following email from Shamla Ahmed, the newly appointed audit manager of BFC for the year ended. Year is very critical, very important, 31st of December 2017. Thank you for agreeing to help on the audit of BFC. The previous audit manager has been unwell and I have taken over and the audit senior is now on study leave. A very practical scenario.
I know that you have no experience of BFC, so I have provided you with some background information in Appendix 1. I have also provided you with summaries of the board minutes that were prepared by the previous audit manager as part of the audit planning process in Appendix 2, and more detailed financial information that had been based on discussions with the finance director in Appendix 3. Finally, I have provided the summary of procedures performed in certain areas by the outgoing audit senior Shahid Chaudhary in Appendix 4. Planning materiality has been set to 30 million. सही है, तो हमें ये पूरा बैकग्राउंड दिया गया. लेट्स लुक एट अपेंडिक्स 1 नाउ. अपेंडिक्स 1 में हमें क्या प्रोवाइड किया गया? हमें कंपनी के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. BFC ऑपरेट्स अ चेन ऑफ सुपरमार्केट्स एंड फास्ट फूड रिटेलर्स थ्रू आउट पाकिस्तान. तो कंपनी सुपरमार्केट्स ऑपरेट कर रही है और फास्ट फूड रिटेल स्टोर्स रिटेलर्स ऑपरेट कर रही है. BFC हैज ग्रोन स्लोली बाय ओपनिंग मोर ऑफ इट्स सुपरमार्केट एंड फास्ट फूड आउटलेट्स ओवर द लास्ट 5 years. It has created significant brand loyalty over this period of growth. The board is currently focused on a strategy of continued growth, and stock market listing is planned within 2 years. फिर आपको बोर्ड का स्ट्रक्चर बताया गया है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करंटली ओनली प्रेजेंटेड टू बोर्ड ऑन एन एनुअल बेसिस बाय सादिया खान. इन नवंबर 2016, अब नवंबर 2016 क्या है? इस साल का हिस्सा है. नवंबर 2016 बिल्कुल इस साल का हिस्सा है. सो दिस ट्रांजैक्शन, दिस इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू करंट ईयर. In November 2016, BFC acquired a chain of high-end restaurants, fine dinings. This represented a new direction for BFC as it has traditionally opened restaurants which are aimed at mass markets. So ये एक niche market से related restaurant chain है. Najib Saeed was key driver of the acquisition as he believes that high-end restaurants is a growing market and feels BFC can utilize the existing brand loyalty within this chain. His wife Sarah was hired by him as a consultant on this acquisition. तो घर की बात है. Her report was presented to the board and it was relied upon by them in deciding to approve the acquisition. Accounting policy. Property, plant and equipment and investment properties are held at fair value. Audit information. The audit partner has been involved in the audit for 10 years and has a close relationship with the current board. Something which is relevant to Code of Ethics. Summary of relevant extracts from board minutes of BFC. अब सब इसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं. हमें रेंटल ट्रांजैक्शन दी गई है, परचेज ऑफ न्यू प्लांट, देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, देन फाइन डाइनिंग एंड क्लोजर ऑफ फैसिलिटी एट पेशावर. मैं क्लोजर ऑफ फैसिलिटी एट पेशावर, मैं इसकी बात अभी हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं ये पार्ट सिर्फ रीड कर रहा हूँ. इन सितंबर 2017 हमारा ईयर एंड क्या था? हमारा ईयर एंड अक्टूबर 2017 था. In September 2017, the board discussed a proposal to close storage facility at Peshawar as a part of cost-saving plan. A proposal was presented by Sadia Khan, which showed that over the next 2 years, considerable savings could be made by closing this facility, as a nearby facility has spare capacity. Sadia also explained that whilst BFC would still be committed to pay for lease for the facility, मतलब हमें lease तो pay करनी ही करनी होगी, she was confident that the storage facility could be sublet as demand for this type of facility is very high. The board approved this proposal. तो board of directors की जो meeting हुई उसमें ये decision approve भी हो गया. Then we have detailed financial information in Appendix 3. आइए इस information को देखते हैं. Storage of closure of facility at Peshawar. Closure of storage facility at Peshawar. The proposal to close this facility was based on the following amounts. तो हमारे पास redundancy payments थी 60 million की. Cost of moving machinery to the nearby facility was 15 million. Compensation to employees agreeing to transfer employment to the nearby facility was 20 million. And lease cost for the remaining 5 years was 5 million per annum. उसके बाद we have summary of procedures.
closure facility at Peshawar, closure of facility at Peshawar. I agreed the closure date to documentation that showed that on 1st of November 2017, that is soon after the year end, the equipment was moved from Peshawar facility. I also agreed the redundancy details to human resource records that confirmed that employees were made redundant on 1st of November 2017. All evidence therefore confirmed that closure occurred after the year end and thus supports, बहुत important जुमला है ये, and thus supports the fact that no provision was required in the financial statement as at 31st of October 2017. तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से ये बात मालूम हो रही है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं किया हुआ. Then we have appendix 5 which is not relevant for us. Considering the information which is provided for within the question, हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज बताने हैं और हमें कैलकुलेशंस शो करनी है फॉर एनी एडजस्टमेंट्स विच आर नेसेसरी. 16 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, 16 मार्क्स हैं इस रिक्वायरमेंट के, एंड वी हैव हाउ मेनी केसेस, वी हैव 1 2 3 and 4. वी हैव approximately 4 cases, so all of you have to write 4 pointers. एक पॉइंट में क्या हो जाएगा, you'll have materiality calculations in your first point. उसके बाद you have to strike a balance between the ideal accounting treatment and the commentary on given issue. आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में एक क्वेश्चन को दोबारा से गो थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट सम पॉइंटर्स जो कि आप एग्जाम में लिखते आफ्टर डिस्कसिंग डिटेल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो 10 मिनट है आपके पास. इट्स 8:42. हम लोग इंशाल्लाह डीब्रीफ करेंगे 10 मिनट के बाद. So, have we attempted this particular question? अब जिन ख़वातीनो हज़रात ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक, ऑल ऑफ यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली अटेम्प्ट करें. आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली अटेम्प्ट करेंगे. हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे इसे? विल ट्राई टू कैलकुलेट मटीरियलिटी इफ पॉसिबल. We'll try to calculate materiality. उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग implications बताएंगे. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज में what should be done versus what has been done. आप सब लोग ये आंसर्स लिखेंगे एंड वी विल डिस्कस दीज आंसर्स, डिस्कस द करेक्ट आंसर इन नेक्स्ट सेशन. आफ्टर अवर डिस्कशन अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल उसको अपना आंसर पर्सनली इवेल्युएट करवाना है, आफ्टर द नेक्स्ट सेशन यू कैन सेंड मी योर आंसर ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इस पे कमेंट करूं. In our next session, we will start off our session by looking at this particular question first. तो हमारे नेक्स्ट सेशन के एजेंडा में एक तो ये क्वेश्चन है, देन वी विल डिस्कस IAS 16 प्लस IAS 38 एंड वील लुक एट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड एज वेल. लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग IAS 10 और IAS 37 का ये क्वेश्चन भी देखेंगे और इसके और क्वेश्चंस जो आए हैं हम लोग वो भी देख लेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाए हमारे.
हमारी अगली मुलाकात, हमारा अगला सेशन विल बी ऑन सैटरडे इंशाल्लाह, और उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे. Since we have started our sessions now, तो it is very important that you ensure punctuality और आप सारे sessions attend करें. For those who have missed their past session, for example अगर किसी का पिछला session मिस हो गया है या आज का session मिस हो गया है, you can contact ताहिर, और ताहिर आपको recordings या LMS portal का access दे देंगे. We have a highly a very user friendly portal available for all of you, जिस पे सारी recordings भी upload कर दी जाएंगी और जिस पे आपको additional content भी मिल जाएगा. So make sure all of you who are in this session today contact Tahir for access.